नमस्कार शिक्षक साथियों, आज 5/10/2023 को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और यह आदेश जो जारी किया गया यह एक बहुप्रतीक्षित आदेश समझ लीजिए। यह कई लोगों के सपनों का यह आदेश है। इस आदेश की प्रतीक्षा में लगभग मध्य प्रदेश के 3 लाख शिक्षक साथी राह जो रहे थे कब यह आदेश आएगा और कब उनकी विसंगति समाप्त होगी। तो इस आदेश के आने के बाद उनकी जो क्रमोन्नति थी उसके संबंध में और कुछ सेवा शर्तों के संबंध में यह आदेश है और बिल्कुल क्लियर इस आदेश के आने के बाद हो चुका है कि आपकी वरिष्ठता शैक्षणिक संवर्ग में आने के बाद भी कायम रहेगी और जहां से आपकी नियुक्ति दिनांक है वहीं से आपकी वरिष्ठता काउंट होगी और वरिष्ठता काउंट होने के साथ साथ आपकी क्रमोन्नति और अन्य जो लाभ आपको शिक्षक संवर्ग में मिलना चाहिए वे सारे लाभ मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि यह आदेश किस प्रकार का है और इसकी भाषा क्या है। और विशेष तौर पर इसमें मेरे पास आज दिन में 1-2 शिक्षकों के फ़ोन आए कि सर ये इसके अंदर जो लेवल शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो मैं विशेष रूप से आपको यहाँ पर बताऊँगा आज कि लेवल क्या है और 7th पे की टेबल क्या है और टेबल को किस प्रकार से देखा जाता है। और यह आदेश आने के बाद यदि आपको क्रमोन्नत वेतनमान अभी तुरंत मिलता है तो वह आपको कितने रुपए बढ़कर मिलेगा और आपको क्या इन फ्यूचर फ़ायदा इससे होने वाला है। क्यों इतने सारे शिक्षक इसकी राह देख रहे थे, इस आदेश का क्या महत्व है, यह हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यह आदेश है आपका और इसमें यहाँ पर आपका विषय दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक C ये दिया गया है। 1 भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर 2017 एवं उक्त पत्र में दिए गए संदर्भित पत्रों के अनुसार सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक को 12, 24 और 30 वर्ष में क्रमशः वरिष्ठ वेतनमान, द्वितीय क्रमोन्नति एवं तृतीय क्रमोन्नति की तालिका जारी की गई। तो यह रास्ते आपके क्रमोन्नति के यहाँ से क्लियर होते हैं इस आदेश के बाद। उसके बाद राज्य शासन एतद द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति इन शिक्षकों की भांति ही नवीन शैक्षणिक संवर्ग में निम्न लोक सेवकों को दिनांक 1/7/2018 अथवा उसके पश्चात पात्रता तिथि को जब भी आपकी 12 साल, 24 साल और 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे, किनकी तरह सहायक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षकों की ही तरह आपको भी 12 वर्ष, 24 वर्ष और 30 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर पद दिया गया है और पद के अंदर प्राथमिक शिक्षक से संबंधित जितने भी पद होते हैं वे सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं और माध्यमिक शिक्षक से संबंधित जो पद होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। वेतन आयोग 6ठा दिया गया है और 7वां यहाँ पर दिया गया है। नियुक्ति वेतनमान एक स्लैब के अंतर्गत आपके आदेश के अंतर्गत होता है कि आपको किस वेतनमान के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ 5,200 से 20,200 ये 6वें के लिए और 7वें के लिए 25,300 से 80,500 है। और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षकों के लिए 6वें वेतनमान के लिए 9,300 से 34,800 है और 7वें वेतनमान को प्राप्त कर रहे शिक्षकों के लिए 32,600 से 1,03,600 लेवल ये आपका दिया गया है वेतनमान। ठीक है, तो यह लेवल 8 के अंदर है और यह लेवल 6 के अंदर है। अब 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति मिलने पर यह लेवल 8 में चले जाएंगे और यह लेवल 9 में चले जाएंगे। उसी प्रकार 24 वर्ष के बाद लेवल 9 में और यह लेवल 10 में चले जाएंगे और 30 वर्ष में क्रमोन्नति मिलने पर यह लेवल 10 में और लेवल 13 में यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर यह टेबल बिल्कुल क्लियर मेंशन करके दी गई किस किस प्रकार से आपका वेतन परिवर्तित होगा। उसके बाद विभागीय परिपत्र क्रमांक इतना भोपाल दिनांक 27/7/2019 की सेवा शर्तों की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करते हुए दिनांक 1/7/2018 से देय होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी यहाँ पर फाइट चल रही थी, जिसकी राह सब देख रहे थे इस आदेश के इस बिंदु के लिए। तो ये आपका जो 4 नंबर का पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पर विषय ये है कि 27/7/2019 की लोक सेवा शर्तों की कंडिका 3 में आखिर लिखा क्या है, मैं आपको वह भी बताता हूँ।
ये रहा हमारा आदेश 27/7/2019 का। 27/7/2019 का ये आदेश है, बिल्कुल मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी 27/7/2019 को। और यह आदेश वही आदेश की बात की जा रही है इसमें। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति उपरांत सेवा शर्तों के संबंध में यह आदेश जारी किया गया था। और इसमें जो कंडिका 3 की बात की जा रही है उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वह कंडिका क्या कह रही है। वह कंडिका आपको यह कह रही है कि प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान हेतु 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। यह पहली चीज़ है कि 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। लेकिन इन दो आदेश को आने के बाद दो आदेश जारी किए गए, एक उच्च माध्यमिक के लिए और एक यह वाला आदेश, ठीक है। तो यह आदेश आने के बाद सेवा की जो गणना है वो क्लियर हो चुकी है कि आपकी नियुक्ति दिनांक से ही होना है, बिल्कुल क्लियर। तो जब भी आपके 12 वर्ष नियुक्ति दिनांक के बाद होंगे तब से आपको क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अनुसार क्रमोन्नति के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को सेवा अवधि की गणना में लिया जाएगा। ये क्लियर मेंशन है। अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ क्रमोन्नति के लिए प्राप्त है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से आप समझ लेना, बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनमें आपको उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दिनांक 1/4/2008 को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्त हुआ है, कब हुआ है? 1/4/08 को नियुक्त हुआ एवं दिनांक 1/4/2011 से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है। स्वाभाविक सी बात है कि 1/4/2011 को उनका संविलियन हुआ होगा, ठीक है। ये 11 लिखा हुआ है, 2011 को संविलियन हुआ है। संविलियन के उपरांत तो अध्यापक संवर्ग में नियमानुसार 12 वर्ष अर्थात 1/4/2020 उनके 12 वर्ष हो जाते हैं पूरे 1/4/2020 को, ठीक है। यहाँ नियुक्ति हुई और यहाँ पर उनको 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, ये +12 हो चुके हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर इस डेट में 12 वर्ष पूर्ण कर चुका है। तो अध्यापक संवर्ग में नियमानुसार 12 वर्ष अर्थात 1/4/2020 को प्रथम क्रमोन्नति, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्रमोन्नति मिल जाएगी, तथा 24 वर्ष अर्थात 1/4/2032, फिर अगली डेट है 1/4/2032, यहाँ से 12 वर्ष बाद फिर अगला क्रमोन्नत वेतनमान आपको मिलेगा, दिए जाने के लिए पात्र होगा, ठीक है। भर्ती नियम 2018 के, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना, भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत 1/7/2018 को नियुक्त प्राथमिक शिक्षक को सामान्य अवस्था में प्रथम क्रमोन्नति दिनांक 1/4/2018 से 12 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात दिनांक 1/7/2030 को पात्रता होगी। परंतु अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि की गणना में लिया जाकर उपवर्णित उदाहरण में संबंधित शिक्षक 1/4/2020 को प्रथम क्रमोन्नति के विचार के लिए पात्र होंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है। और इसी प्रकार यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति 13, 15 एवं 17 में की गई है तो प्रथम क्रमोन्नति प्राप्त है, तब उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति प्रथम क्रमोन्नति के 12 वर्ष पश्चात आवश्यक अर्हताएँ पूर्ण करने पर दी जाएगी। 25, 27 और 29 में मान लीजिए किसी शिक्षक की पहले क्रमोन्नति मिल चुकी है पहले उन्हें, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उनको मान लीजिए 13, 15 एवं 17 में प्रथम क्रमोन्नति प्राप्त है। एक 13 की डेट, एक 15 की और एक 17 की एग्जाम्पल में ली गई है। यदि यहाँ पर एक क्रमोन्नति उनको पहले मिल चुकी है, प्रथम ले चुके हैं, तब उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति प्रथम क्रमोन्नति के 12 वर्ष पश्चात अन्य आवश्यक अर्हताएँ पूर्ण करने पर 25 में, तो यहाँ 13 और 12 25, 15 और 12 27 और 17 और 12 29 में पात्रता होगी। बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको +12 के साथ ही क्रमोन्नति मिल जाएगी और यह क्रमोन्नति भी आपको बिल्कुल आपकी नियुक्ति दिनांक से कैलकुलेट होकर मिलेगी। चलिए, यह तो एक बात हो गई क्रमोन्नति वाली। अब बात यह आती है कि यह किस तरीके से दी जाती है क्रमोन्नति, आप किस हिसाब से उसे कैलकुलेट करेंगे, यह भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यह अधिसूचना है हमारी। यह अधिसूचना आपको जारी की गई थी
20 जुलाई 2017 को भोपाल का यह अधिसूचना है, भोपाल से निकली हुई। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आपको क्रमोन्नति के कुछ रूल दिखाए गए हैं। आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से क्रमोन्नति के लिए उन्होंने यह नियम बनाया है। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर डाटा दिए गए हैं। इसके अंदर हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अभी बात विषय क्रमोन्नति के और समयमान वेतनमान की है। तो 1 जनवरी 2016 को यह को अथवा इसके पश्चात पदोन्नति समयमान पर वेतन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसका रूल यहाँ पर दिया गया है। संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति समयमान के मामले में वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा। तो यहाँ पर एक नियम की बात की जा रही है कि क्या वह नियम रहेगा। उस नियम के अनुसार एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें शासकीय सेवक पदोन्नत और समयमान किया जा रहा है, और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा। और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें प्रदर्शित की गई है वो उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा। हम उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए किसी का वेतन एट ए टाइम यहाँ पर है लेवल 6 के अंदर, तो आपको यहाँ पर लेवल 6 देखना है। यहाँ पर लेवल 6 के अंदर है। लेवल 6 में आपका बात चल रही है यहाँ पर आपके बेसिक पे की। क्या आपका बेसिक पे क्या है? तो यहाँ पर आपका मूल वेतन जो है मान लीजिए 28,500 है। तो यहाँ पर आप इस लेवल के अंदर देखेंगे 28,500 आप यहाँ पर एट ए टाइम चल रहे हैं। इसके बाद पदोन्नति समयमान वेतन के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 7 में। मान लीजिए आपको वित्तीय उन्नयन दिया, उन्नयन से मतलब है कि आपको इस लेवल से उठाकर इस लेवल में ले जाया जाएगा। ठीक है, लेवल चेंज करने का अर्थ ही है कि क्रमोन्नत, पदोन्नत और समयमान वेतन। लेवल 6 में एक वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात आप यहाँ पर थे, आपको यहीं पर एक वेतन वृद्धि दे दी गई तो आप 28,500 से चले गए 29,400 के ऊपर। अब 29,400 के बाद उन्नत लेवल अर्थात लेवल 7 में अब आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे? इस लेवल से एक वेतन वृद्धि आपको यहाँ पर इस बात की दे दी गई है कि आपको पदोन्नत या समयमान वेतन दिया जा रहा है। इस बात की आपको यहाँ पर वेतन वृद्धि दी गई है। तो एक वेतन वृद्धि यहाँ पर लगा दी गई उसी लेवल के अंदर। आपके उस समय के एट ए टाइम जो भी आपका मूल वेतन रहा उसके ऊपर आपको आप आगे बढ़ जाएंगे स्टेप। तो यहाँ 29,400 पे आ गए। 29,400 पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपके लेवल 7 में 29,400 कहाँ है? तो यहाँ 28,700 है, यहाँ 29,600 है। तो आप 29,400 से आगे यदि 29,400 इसके अंदर फिक्स नहीं मिलता है तो उसका नेक्स्ट जो है वह आपको यहाँ पर लाभ लेना है। ठीक है, तो यहाँ 29,600 आपका उस समय का बेसिक हो जाएगा। इसे ही यहाँ पर कहा गया है पदोन्नत समयमान और समयमान वेतनमान। इसी प्रकार से आपकी क्रमोन्नति भी दी जाती है। यह आपकी वह टेबल जिससे सारे वेतन निर्धारित किए जाते हैं, ये आपको वित्त विभाग की साइट पे मिल जाएगी और ये 7th पे की टेबल है। तो देखा कैसे जाता है ये ग्रेड पे। तो सबसे पहले ये 1300, 1400, 1800, 1900, 2100, 2400, 2800, 3200, 3600, 4200, 4800, 5400 ये सारे ग्रेड पे दिए गए हैं। और एंट्री पे ईपी दिया गया है। ये यहाँ पर आपको ईपी दिए गए हैं, लेवल दिए गए हैं 1 to 17, आपको 1 से लेकर 17 के यहाँ पर लेवल दिए गए हैं। ठीक है, ये लेवल है आपके। इसके बाद ये इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर 1 से लेकर यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं नीचे की तरफ 40, तो यहाँ पर 40 ये बने हैं। अब आपको यहाँ पर कोई भी वेतन, मान लीजिए कोई व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि 3200 के अंदर कोई व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, तो उसे इसके अनुसार कितना लाभ प्राप्त होगा इस आदेश में? तो यहाँ पर 2018 से में यदि उनके 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 18 के बाद 19 में हो चुके, 20 में हो चुके, उस समय उस डेट में जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तब वो कहाँ थे उनके फिक्सेशन में? तो वहाँ पर फिक्सेशन देखकर आपको जो रीति नीति मैंने बताई उस रीति नीति से यहाँ पर आगे लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटे मोटे तौर पर यह आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना आपका वेतन बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेशन के दौरान ध्यान रखनी है कि आपका 12 वर्ष की अवधि कब पूर्ण हो रही है। उस डेट में 2018 तो वह
डेट है ही, लेकिन क्योंकि 2018 में शैक्षणिक संवर्ग वो आया था तो इस कारण से बार बार 2018 का वहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आपको सीधे सीधे मैथमेटिक्स में ये समझना है कि आपको किस डेट में 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस डेट को आपका वेतन क्या था, उस डेट के वेतन से अब आप मैट्रिक्स के हिसाब से चलना चालू कर दीजिए और आपका जो भी डीए है वो लगाकर आप अपनी पे स्लिप पर देख कर कि किस प्रकार से वेतन निर्धारित किया जाता है, आपके मूल वेतन, आपका डीए, आपका एचआर है, वो सब मिलाकर आप वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना बढ़ जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 2006 से 2008 तक की नियुक्ति वालों का लगभग 3200 3000 करीब करीब प्लस जाएगा और प्राथमिक शिक्षक का लगभग 2200 से 2500 करीब करीब आना चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पर मेरा कैलकुलेशन है कि इतना प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए ये कि उस समय क्या महंगाई भत्ता रहा होगा, उस समय आपका क्या बेसिक रहा होगा, उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपकी पे स्लिप में जो वेतन बनता है वह किस प्रकार से बनता है और आपके खाते तक आता है तो उसमें कितना डिडक्शन होता है और किस प्रकार से डिडक्शन किया जाता है। तो एक हम छोटा सा यह एग्जांपल लेकर भी समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी अपना वेतन देखने में। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूल वेतन 12 वर्ष के उपरांत या फिर आज की डेट में, मैं सिर्फ आपको पे स्लिप किस प्रकार से देखी जाती है यह दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पे स्लिप मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति का मूल वेतन 39,100 है। अब 39,100 में जो आपको वेतन प्राप्त होता है ठीक है, इसे आप इधर रख के माइनस करिए थोड़ा सा, ये इसको एक डिजिट इधर करके आप माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा सा इधर इस प्रकार से लिख दिया है तो ये आपका आ जाता है टोटल। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पर टोटल। यहाँ पर टोटल आने के बाद में अब विषय बचता है कि आपको इसमें प्लस क्या होगा, इसमें एचआरए प्लस होगा, हाउस रेंट। ठीक है, एचआरए यहाँ पर प्लस होगा, जो भी एचआरए है मान लेते हैं हम 430 रुपये यहाँ पर एचआरए के आपको मिलते हैं, आप इसमें ऐड कर लीजिए तो यह हो जाता है आपका 50,400 टोटल। ठीक है, 50,400 आपका अगेन टोटल बन जाता है। ये कैसा टोटल है, ये भी आपको मिलने वाला ही टोटल है, एचआरए और जोड़कर ये टोटल नया बन गया। अब आपको मिलना यह था, लेकिन इसमें से आप कटवाते हैं 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स, तो उसकी किस्त आती है 208 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये और 200 रुपये आपके बीमा के कट जाते हैं, ये दोनों माइनस होंगे। तो अब आपके पास शेष बचता है 4,992। तो इस प्रकार से यह आपका वेतन बन जाएगा, ये फाइनली आपके खाते में वेतन आ जाएगा। इस प्रकार से आप वेतन का कैलकुलेशन करते हैं और वेतन का कैलकुलेशन इस प्रकार से किया जाता है। तो फाइनली आज मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दोनों आदेश, हाँ एक आदेश और बीच में छूट गया है और वह था उच्च माध्यमिक शिक्षक का, जिनके लिए भी एक आदेश जनरेट हुआ है स्पेशल, और उनको 10 वर्ष 20 वर्ष और 30 वर्ष में समयमान वेतन देने की बात उसके अंदर कही गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और सभी अध्यापक संवर्ग के साथियों को इस विषय में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो लोग दिन रात भोपाल में प्रयासरत थे उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के आदेश आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके शासन के साथ मिलकर बातचीत करके और करवाए। तो इसके लिए शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शिक्षक साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षक संघ यहाँ पर इसके लिए पात्र हैं बधाई के, और उन सबको मैं बधाई यहाँ से देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।